नमस्कार, मैं ओम प्रकाश अस्क। आज बात विभाग में हम लोग बात करेंगे सरहद के बारे में। चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये तीन की सरहद पर आज सबसे बड़ी भारत की अगर चिंता है तो ये तीन सरहद हैं, तीन सीमाएं हैं जो अपने देश से जुड़ती हैं, लगती हैं। सरहद की चिंता इसलिए हो रही है कि हम लोग गलवान को लेकर, गलवान यानी लद्दाख का वो इलाका जिसको लेकर ये विवाद है कि वो हमारे हिस्से में है या चीन के हिस्से में है। प्रधानमंत्री ने इसमें आग में घी का काम किया। सर्वदलीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि हम न किसी के हिस्से में है न कोई हमारे हिस्से में है। यानी उन्होंने एक तरह से चीन को भी क्लीन चिट दी और भारत को भी पाक साफ बताया। ये सवाल इसके बाद इसलिए हुआ कि अगर कोई किसी के कब्जे में नहीं है तो फिर गलवान सीमा पर जो 20 जवान शहीद हुए या 10 जवान चीन के कब्जे में गए, उनके कैप्ट बने, बाद में उनकी रिहाई हुई है, वो क्यों हुआ? ये सारा प्रकरण क्या था? दरअसल ये कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए बनी है, इस पर कई बार सवाल उठ रहे हैं और मैंने भी कभी कहा है कि जब भी कोई सीमा पर या अंतर्राष्ट्रीय या इस तरह के युद्ध का मामला या इस तरह की तनाव का मामला जब आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला हो, उस पर कोई एक एजेंसी अधिकृत होनी चाहिए जो बयान दे। कुछ दिन पहले जयशंकर ने, जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सीमा पर चीन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, घुस आया है और हम लोग उसको घुसने नहीं देंगे, उसका प्रतिकार करेंगे। प्रधानमंत्री ने उस संघर्ष के बाद बयान दिया कि नहीं, सीमा पर कोई किसी के अंदर नहीं घुसा। अगर विपक्ष यह सवाल करता है, सोनिया गांधी यह सवाल पूछती हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी यह सवाल पूछते हैं, या आम आदमी, मेरे जैसे आदमी और आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिरकार तब हुआ कैसे, जब हमारा देश का मुखिया कह रहा है कि सीमा पर कोई विवाद नहीं है, सीमा पर ना हम उनके अंदर हैं ना उनके कब्जे में मेरी कोई चौकी या कोई क्षेत्र है, तो फिर विवाद हुआ कैसे और 20 जवान मरे कैसे, 10 उनके यहां बंदी बन के कैसे गए? ये वाकई एक ऐसा उलझा हुआ सवाल है। तो सबसे पहले मेरा सुझाव है कि सरकार को एक एजेंसी तय कर दे देनी चाहिए जो ऐसे मुद्दों पर, आमतौर पर यह परंपरा रही है कि सेना का ही आदमी इस पर ब्रीफ करता है। सेना के पास ऑथेंटिसिटी होती है, वो सीमा पर होता है, वो रेगुलर टच में होता है अपने जवानों से। तो वो आदमी अगर ब्रीफ करेगा, आपको बताएगा, तो उस पर ज्यादा भरोसा कर सकता है बनिस्पत कि किसी राजनीतिक दल का नेता चुन के अगर कहीं ऊंचे शिखर पर बैठा है, वो कुछ कहता है तो उस पर। ये दोनों का फर्क समझ लीजिए कि राजनीतिक व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति, कोई आदमी अगर सीमा के बारे में या सीमा पर तनाव, झड़प, हिंसा के बारे में ब्रीफ करता है और सेना का कोई अधिकृत आदमी ब्रीफ करता है, तो दोनों में फर्क होगा। लोगों की विश्वसनीयता उस सेना के अधिकारी पर ज्यादा होगी। तो हमारे यहां सेना का अधिकारी भी ब्रीफ करते हैं कि 20 लोग मारे गए हैं गलवान घाटी में। गलवान घाटी पर हम अपना कब्जा भी कहते हैं, चीन भी अपना कब्जा कहता है, और हम कहते हैं कि नहीं, ना वो हमारे यहां है ना हम उसके यहां है। ये पहेली इतनी अबूझ हो गई है सरहद की कि इसको समझने में सारे लोगों की माथापच्ची हो रही है। और इस माथापच्ची में सबसे ज्यादा जो नुकसान देश का हो रहा है, भारत का हो रहा है, वह यह कि 1962 जिस समय हम लोग रोटी के लिए तरसते थे, कपड़ा के लिए तरसते थे, संसाधनों के लिए मजबूर थे, उस वक्त जो एकजुटता देश की थी, आज इतने संपन्न होने के बावजूद हमारी एकजुटता रसातल में जा रही है। हम अपने ही लोगों के, अपने ही मुखिया के जवाब पर सवाल उठा रहे हैं, हम अपने ही सेना के बयान पर सवाल उठा रहे हैं, हम अपने ही सेना को निहत्थे भेज रहे हैं।
यह कह करके एक समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत 96 का वो समझौता बताया जा रहा है कि उसके तहत वहां ये व्यवस्था की गई कि दोनों ओर से जो लोग आएंगे वो हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हमारी सेना निहत्था वहां तैनात है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली जो रणनीति होनी चाहिए कि सेना ठीक है उस समझौते के तहत वहां अगर निहत्था तैनात है, लेकिन क्या हम यह छोड़ देंगे कि अगर उधर का आदमी कभी कूटनीतिक ढंग से हमारे ऊपर हथियारों के साथ हमला करे तो हम लोग मारे जाएं, पीटे जाएं, कट जाएं, खत्म हो जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था है तो आप धारा 370, 356 कई कानून संविधान में संशोधन करके बदल सकते हैं, तो आप उसको भी बदलिए। वो 96 के समझौते को भी बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में बदल देना चाहिए और आपातकालीन सत्र बुलाकर अगर आवश्यक है तो आपको सरकार को यह काम करना चाहिए कि उस समझौते को हम रद्द करें, हम वहां हथियारों के साथ अपने जवानों को तैनात करें जो उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके। जो सबसे बड़ी चिंता है कि इस मुद्दे पर, इतने गंभीर मुद्दे पर, इतने गंभीर सवाल पर, जहां भारत के अस्तित्व का सवाल है, हम खेमे में बटे हुए हैं। विपक्ष का एक राग है, सत्ता पक्ष का अलग राग है, सेना का अलग राग है, विदेश मंत्री का अलग राग है, प्रधानमंत्री का अलग राग है। ये इतने जगहों पर बट करके अगर हम लोग बात करेंगे तो दुश्मन देश हमारी कमजोरियों का लाभ उठाएंगे। शायद यही वजह है। ये गंभीर चिंता की बात है। वजह मैं बताऊंगा। गंभीर चिंता इसलिए है कि आप जानते हैं कि नेपाल जैसा छोटा स्टेट जो हमारी रोटियों पर कभी निर्भर होता था, अगर हमारे देश में नेपाल के लोगों को रोजी रोजगार दरवानी से लेकर और सेना तक अगर अवसर न मिले तो नेपाल के लोग भूखों मर जाएंगे। वो आंख दिखा रहा है, वो हमारे गांवों को कब्जा कर रहा है। वो 3 गांवों को कब्जा करके बैठा है उत्तराखंड में। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर वो फायरिंग करता है, लोगों को बंदी बनाता है। पाकिस्तान का आज एक ड्रोन डैमेज किया इंडियन मिलिट्री ने, भारतीय सेना ने या सुरक्षा बलों ने। उस ड्रोन में जो चीजें पाई गई हैं वो मेड इन चाइना है, यूज हो रही है पाकिस्तान में। इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को समझने की जरूरत है और इस साजिश को अगर हम लोगों ने समझने में थोड़ी भी भूल की, अगर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किसी ने की तो ये राष्ट्र के लिए महंगा पड़ेगा। अंग्रेजों की तरह फिर हम उनके गुलाम होंगे किसी दूसरे के, हम अपने अस्तित्व में नहीं रहेंगे। हमारी सीमा बांग्लादेश, नेपाल, चीन, 3-4 जगहों से भूटान चीन से सकती है और चीन की यह कोशिश है कि सारे लोगों की मदद करो और मदद करके उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले लो, अपने कब्जे में इस तरह ले लो या अपनी नैतिकता का इतना बोझ लाद दो कि सामने वाला अगर हिम्मत उठाने की कोशिश ही न करे और हम उसका इस्तेमाल जब अपनी जरूरत के हिसाब से कर सके। राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले कहा था, तब इतना विवाद नहीं था, 62 के बाद का विवाद था, 62 का ही एक विवाद था। उन्होंने कहा कि चीन की प्रकृति विस्तारवादी है, यानी वो फैलने की कोशिश कर रहा है या करेगा। रणनीति या नीति जो उन्होंने कहा कि विस्तारवादी, उसका मतलब वो फैलना चाहेगा। यानी हमारे उन राजनीतिज्ञों ने जो सत्ता में नहीं थे उन लोगों ने भी आगाह किया और आज हम यह सवाल पूछने के लिए मजबूर हैं कि आप कहते हैं कि नहीं, न हमने उसकी 1 इंच जमीन ली है, न वो मेरे 1 इंच जमीन के अंदर है, न मेरी चौकी उसके कब्जे में है, लेकिन वो दावा करता है कि गलवान मेरा है। आप कहते हैं गलवान का समझौता तो पहले हुआ है, वो आपका नहीं है। इस पेचीदा मामले को सुलझाने की जरूरत है और अब जो वक्त है, चीन ने जो रणनीति अपनाई है, अब भारत के लोगों को समझने की जरूरत है
चीन ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद की, श्रीलंका को मदद की, बांग्लादेश को मदद की, नेपाल को मदद कर रहा है। हमारे इर्द गिर्द जो देश हैं उनको उसने मदद करके अपने रणनीतिक क्षेत्र बनाए हैं। कहीं बंदरगाह बना रहा है, कहीं एयरपोर्ट बना रहा है, कहीं सड़कें बना रहा है, कहीं रेलवे लाइन की बात सोच रहा है। और हम लोग आपस में इस मुद्दे पर बटे हुए हैं, घिरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री ने सच कहा या झूठ कहा, सेना ने सच कहा या झूठ कहा, विदेश मंत्री ने सच कहा या झूठ कहा। और इस फूट की अगर जानकारी हमारे दुश्मन को मिल गई तो निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएगा। इसलिए बड़े ईमानदार ढंग से सत्ता में बैठे हुए इस देश के मुखिया को भी और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को भी, आम आदमी इन चीजों को समझता है। आप आम आदमी से कहते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार करो, चाइना से बने हुए सामानों का बहिष्कार करो। आपके एक आह्वान पर और अपनी समझ के अनुसार छोटे छोटे बच्चे चीन के बने खिलौनों को फेंक रहे हैं, उनको जला रहे हैं। और हम लोगों ने चीन से आर्थिक मदद, आर्थिक समझौते इतने सारे कर लिए हैं, इतनी छूटें दी हैं। यह दोष अगर देना हो तो आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि 2014 से लेकर 2020 के बीच में $8 बिलियन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चीन ने भारत में किया। इनडायरेक्ट की बात छोड़ दीजिए। उसकी कोशिश 2008 से ही शुरू हो गई थी, जो परवान चढ़ी 2014 से 2020 के बीच में। लेकिन ये अभी की सरकार, तब की सरकार, ये दोष देने का समय नहीं है। यह समय अभी एकजुट होके वर्तमान समस्या को निपटाने की है, वर्तमान स्थितियों से निजात पाने की है, सबक सिखाने की है अपने दुश्मनों को। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है कि चीन एक सीमा पर भारत को लोगों को उलझा के रखा, उनका दिलो दिमाग को, और पाकिस्तान की तरफ से वो हमला कर सकता है, बांग्लादेश के रास्ते हमला कर सकता है। हमको 3 नेपाल के रास्ते से उसने टेलर दिखा दिया, यानी 3-4 मोर्चे उसके पास। बांग्लादेश, अभी श्रीलंका है, श्रीलंका से हम लोग जूझते रहे एलटीटी से लंबे समय तक। तो इतने सारे मोर्चे हमारे खिलाफ खुलने के लिए तैयार हैं। इसलिए एक विनम्र आग्रह कि देश के लोगों को अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है। देश के मुखिया को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर उठकर ईमानदारी से सच्चाई कबूल करने की जरूरत है और देश का आह्वान करने की जरूरत है। सब लोग आइए, हम रणनीति बना रहे हैं, उसकी आपकी हामी की जरूरत है। हम खेमे टुकड़े में न बटे कि हम आम आदमी पार्टी को इसलिए नहीं शामिल कर रहे, क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है, सांसद नहीं है। सांसद नहीं है तो एक स्टेट का वो मालिक है, एक सूबे में उसकी सरकार है। आप आरजेडी को नहीं शामिल कर रहे हैं, जो एक स्टेट का बड़ा विपक्ष है। तो इस तरह ये 5 सीमा और 5 सांसद और एक सांसद या एक विधायक या एक सरकार के बजाय ओपन मंच पर प्रधानमंत्री को आना चाहिए था। कोई ऐसा ऐप, तरह तरह की तकनीक आ गई है, एक ऐसे ऐप पर सामने आना चाहिए था, पूरे देश से संवाद होता या पूरे देश को प्रधानमंत्री अपना भाषण सुनाते। तो ये वक्त है एकजुट होने का और अलग अलग सोचने के बजाय एक साथ सोचने का, राजनीतिक नफा नुकसान के चिंता किए बगैर। बस आज की बात विभाग में इतना ही आग्रह, आम आदमी से, सूबे के मुखिया से, राजनीतिक दलों के लोगों से और सूबे के अलावा इस देश के मुखिया से और विपक्ष में बैठी हुई सबसे बड़ी पार्टी और प्राचीन पार्टी कांग्रेस के नेताओं से भी कि चीजों को तिल का ताड़ बनाने के बजाय आज की तारीख में एकजुटता दिखाने की कोशिश करें
आपके जो भी बयान सार्वजनिक हों वो एकजुटता दिखाने वाले हों, न कि देश की कमियां गिनाकर दुश्मन को ताकतवर बनाने की। नमस्कार।